नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। गांव किसान कार्यक्रम में हम बात करते हैं खेती किसानी की, पशुपालन की और साथ ही दिखाते हैं आपको कामयाब किसान की कहानी भी। हमेशा की तरह सबसे पहले नजर डालेंगे खेती किसानी सेगमेंट पर, उसके बाद बात करेंगे हमारा पशुधन की और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की दास्तान। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गाँव किसान की। सबसे पहले नजर खेती किसानी पर। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे फल और सब्जियों के निर्जलीकरण के बारे में। कैसे इससे हमारे फल और सब्जियों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, लंबे समय तक इन्हें प्रिजर्व किया जा सकता है और साथ ही किस तरीके से इनको प्रसंस्कृत कर हमारे किसान ज्यादा लाभ ले सकते हैं, कौन सी विधि इसके लिए अपनाई जाती है। तमाम जानकारियों को समेटे देखिए हमारी रिपोर्ट। खाने और प्रसंस्करण की तकनीकों में बदलाव हो रहा है। समय के साथ किसान अब फलों और सब्जियों को अलग अलग तरीकों से बाजार में ला रहे हैं, जिसमें निर्जलीकृत फल सब्जियां भी शामिल हैं। इस विधि में फसल में मौजूद पानी को 80% से 10 या 15% तक लाया जाता है, जिससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और इस्तेमाल करने से पहले फिर पानी में भिगो दिया जाता है, जिससे ये शाश्वत स्थिति में आ सके और इस्तेमाल किया जा सके। ये तकनीक तब ज्यादा कारगर हो जाती है जब बम्पर फसल उत्पादन होता है और बाजार में उस समय फसल का दाम गिर गया हो। तो आइए समझते हैं कि निर्जलीकरण में क्या किया जाता है। प्याज में करीब 90% तक पानी रहता है। एक आधुनिक मशीन के जरिए इस पानी को निकाल दिया जाता है, जिसे निर्जलन कहते हैं। ये मशीन प्याज से सिर्फ पानी ही नहीं निकालती, प्याज के अंदर मौजूद प्राकृतिक तत्व प्याज में बने रहते हैं। गुजरात के महुआ शहर में निर्जलित प्याज के करीब 150 संयंत्र लगे हुए हैं, जहां निर्जलित करने के बाद प्याज को पैक करके विदेशों में निर्यात किया जाता है। हमारे देश में प्याज का उत्पादन भरपूर किया जाता है, लेकिन सही भंडारण न होने के कारण कभी कभी बड़ी मात्रा में पैदावार खराब हो जाती है। ऐसे में प्याज का निर्जलीकरण कर उसका समुचित उपयोग किया जा सकता है। निर्जलीकृत प्याज के कतरों की खाद्य प्रसंस्करण, औषधीय उद्योगों, होटलों, रेस्टोरेंट आदि में इस्तेमाल की भारी संभावना है। निर्जलीकृत कतरों का सबसे बड़ा लाभ है कि इन्हें भंडारित करना काफी आसान होता है, क्योंकि ये ताजे प्याज व अन्य उत्पादों की अपेक्षा में भार में कम होता है। इन्हें डिब्बा बंद उत्पादों की तुलना में पैक करना आसान होता है। इन कतरों की बाजार में मांग है, व्यापारियों को इनके कई फायदे हैं। प्याज भंडारण अवधि को बढ़ाकर उत्पाद की उपलब्धता साल भर संभव। बेमौसम में भी उत्पाद की पूर्ति की जा सकती है। भंडारण व परिवहन में होने वाले खर्च को कम करना संभव। उत्पादक को भंडारण अवधि बढ़ाने में अपने उत्पादन का कई गुना लाभ मिलता है। निर्जलीकरण की गई प्याज करीब 1 साल तक की जा सकती है इस्तेमाल। ये जो डिहाइड्रेटेड ऑनियन जो हम बना रहे हैं, वो हम लोग सफेद प्याज से, व्हाइट प्याज से, पिंक रेड ऑनियन से बना रहे हैं, पिंक से बना रहे हैं। और ये जो प्याज जो हम लोग लहसुन प्याज वो सब खरीदते हैं, वो महुआ की बहुत ही बड़ी एपीएमसी मंडी यार्ड है, जिसको यार्ड बोला जाता है, वहाँ से हम लोग परचेज करते हैं। और इससे सबसे अच्छा मुनाफा और सबसे अच्छा फायदा किसानों को भी हो रहा है और हम लोग को भी हो रहा है। हम लोग यहाँ यूनिवर्सल फूड्स में डिहाइड्रेटेड ऑनियन एंड गार्लिक का प्रोसेस कर रहे हैं। इसको पूरा डिहाइड करके हम लोग उसको बनाते हैं क्यूबल फॉर्म्स में, पाउडर फॉर्म्स में, मीन्स, चॉप्स, ग्रेन्यूल्स, ये सब फॉर्म्स में हम लोग बना के एक्सपोर्ट कर रहे हैं इनको। और ये ज़्यादातर यूरोप डेस्टिनेशंस पे जा रहा है। इसको हम लोग जर्मनी, फ्रांस, पेरिस, लिथुआनिया, क्लाइपेडा, मंजानीलो, यूएस कंट्रीज में जाता है, न्यूयॉर्क में जाता है। और फिर अपना ये सीआईएस कंट्री पकड़ लो, अपना ये रशिया में जाता है, ये सब मिडिल ईस्ट में जाता है, साउथ अमेरिका में जाता है, सेंटोस में जाता है, ब्राजील में जाता है। और ये हम लोग क्यूबल फॉर्म्स में करते हैं। ज़्यादातर सब ये क्यूबल फॉर्म्स में ज़्यादा एक रिस्पॉन्स मिल रहा है हम लोग को एक्सपोर्ट करने में। वही प्याज व्यापारी का कहना है कि निर्जलीकरण के लिए सफेद प्याज की मांग ज्यादा है, इसीलिए सफेद प्याज की तरफ किसानों का रुझान बढ़ रहा है। प्याज निर्जलीकरण में लाल से ज्यादा सफेद प्याज को पसंद किया जाता है। हमारे महुआ के आसपास में तकरीबन 85-85 डिहाइड्रेशन फैक्ट्रियां है। और डिहाइड्रेशन फैक्ट्रियां होने के कारण महुआ का जो ओनियन का प्रोडक्ट का इलाका वो बहुत विपुल मात्रा में बड़ा है। और
व्हाइट ओनियन और रेड ओनियन के फर्क में व्हाइट ओनियन का किसान व्हाइट ओनियन के तरफ प्रेरित हुए हैं। उसका एक ही कारण है कि ये डिहाइड्रेशन फैक्टरिया दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और इसकी अदर कंट्रीज में डिमांड बढ़ रही है। इसके कारण यहाँ पे जो किसान व्हाइट ओनियन लाते हैं तो उसको भी बहुत अच्छा रेट, अच्छा उसको वलतल उसका जो किसान जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट अच्छा आता है। सुखाए गए प्याज के कतरों को पीसकर प्याज का पाउडर भी तैयार किया जाता है। ये उत्पाद इस्तेमाल में काफी आसान है। प्याज चूर्ण कई उत्पादों में उपयोग कर सकते हैं। खास करके ये उत्पाद होटलों व रेस्टोरेंट के लिए काफी सहूलियत भरा है। वहीं प्याज उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए भी अवसर के नए द्वार खुल रहे हैं। तो अभी आपने जाना कि किस तरीके से फल और सब्जियों का निर्जलीकरण किया जाता है और इसके क्या क्या लाभ हैं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाएगा, बने रहे गांव किसान के साथ। छोटा सा ब्रेक। क्या आप जानते हैं शरीर में कहीं गांठ का होना, पेट या सीने में हमेशा दर्द और घुटन महसूस करना, तेजी से वजन का कम होना आदि लक्षण कैंसर के हो सकते हैं। देखिए विश्व कैंसर दिवस पर विशेष तन से अधिक मन पर असर। स्वस्थ किसान लाइव इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे डीडी किसान पर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए नजर डालते हैं हमारा पशुधन पर। हमारा पशुधन में हम आपको पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां देते हैं जिससे हमारे पशुपालकों को लाभ हो सके और पशुपालन को वो और फायदेमंद बना सके। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भैंस पालन के बारे में। जी हाँ, सर्दियों का मौसम है, तापमान लगातार गिर रहा है, तो ऐसे में सर्दियों के मौसम में हमारे पशुपालक भैंस पालन से जो जुड़े हुए हैं, कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखना उनके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है ताकि उनके पशु स्वस्थ रहे। आइए जानते हैं। भैंस एक मुख्य दुधारू पशु है। ज्यादातर डेयरी उद्योग के लिए देश में गाय और भैंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ 3 तरह की नस्लें ज्यादा लोकप्रिय है, जिसमें मुर्हा, मेहसाना, सुरती प्रमुख है। भारत में भैंसों को मुख्य रूप से दूध उत्पादन और मांस के लिए पाला जाता है। इसीलिए आमतौर पर भैंसों की खिलाई पिलाई में हरा चारा, कृषि उत्पाद, भूसा और खली आदि का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भैंसें गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है। इसीलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। भारत के दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। दूध की मात्रा और गुणवत्ता के कारण ही भैंस पालन काफी लोकप्रिय है। भैंस पालन के लिए अच्छी नस्लें होना बेहद जरूरी है। हमारे देश में भैंस की कुछ नस्लें ऐसी हैं जो ज्यादा दूध देने में सक्षम है। बेहतर उत्पादन के लिए नस्लें के साथ साथ इनके आहार पर भी ध्यान देना होता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों, मूंगफली, बिनौला, अलसी, खल की करीब 32 किलो मात्रा, चौकर करीब 35 किलो, करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। सर्दियों में पशुपालक सूखे चारे का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि इस मौसम में ज्यादा हरा चारा देने से अफरा की समस्या हो सकती है। देखिए, इन दिनों में किसान भाई देख रहे हैं अब ठंडा होता जा रहा है, टेम्परेचर गिर रहा है, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस समय पर अपने पशु की आप देखभाल कैसे करें, बहुत मुश्किल होती है। आप अपने पशु को बचाएंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो ही आपका पशु इस ठंड से बच सकता है।
तो ठंड से बचाने के लिए पशुओं को क्या करना है, आप हमेशा पल उड़ा कर रखें। पल मतलब मैं कह रहा हूँ बोरी जो आती है, खाद की बोरी या दूसरी बोरियां, उनको सिल करके एक पल हमारे किसान पहले बनाया करते थे, तो उसी पल को आप ढक करके रखें सुबह के समय के अपने पशुओं में। शाम को ढक दें, शाम को 5-6 बजे के आसपास ठंड हो जाती है, जब ठंडा वातावरण हो जाए तो उस पल को ढक दें और सुबह तक उस पल को रहने दें जब तक धूप नहीं निकल जाती। जब आप पानी पिलाएं अपने पशु को तो ध्यान रखें पानी बहुत ठंडा ना हो। कहीं ऐसी जगह से आप ले आए बहुत ठंडा पानी है, चिल्ड वाटर है, 1 या 2 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान है, उस पानी को ना पिलाएं। थोड़ा सा गर्म पानी अपने पशु को दें, क्योंकि आप भी तो गर्म पानी पीते हैं ना, तो अपने पशु को भी गर्म पानी दीजिए, जिससे कि उसका तापमान, बॉडी का तापमान बना रहे, एकदम से तापमान ना गिर जाए। साथ ही साथ क्या खिलाएं, आप सोचते होंगे अपने पशु को क्या खिलाया जाए जिससे उसका जो तापमान है अच्छा बना रहे, उसकी बॉडी में न्यूट्रिशन बना रहे, क्योंकि पशु ठंड के दिनों में चारा थोड़ा सा कम खाना शुरू कर देता है। ठंड ज्यादा हो रहती है, रात में तो खाएगा ही नहीं, दिन में वो खाता है, जब धूप चढ़ जाती है तब वो जुगाली करता है, क्योंकि हमारे पशु जो है डेयरी के पशु जुगाली करते हैं। तो ये देखने वाली बात है कि उनके लिए थोड़ा सा गुड़ आप खिलाएं, जो सीरे की में हम बात करते हैं वो सीरा भी आप अपने पशुओं को खिला सकते हैं। जैसे आप भूसे में मिलाकर सीरा खिला लें, गुड़ खिला लें अपने पशु को। थोड़ी सी अजवाइन भी दी जा सकती है, इस मौसम में आप अपने पशु को अजवाइन देते हैं। कुछ हमारे पशुपालक हैं जैसे कि मध्य प्रदेश के या राजस्थान के कुछ पशुपालक हैं, वो लहसुन कूटकर भी अपने पशुओं को खिलाते हैं। तो इस तरह की चीजें देने से भी पशुओं का तापमान जो है बरकरार रहता है, पशुओं के दूध की उत्पादकता बनी रहती है, क्योंकि दूध की उत्पादकता इस मौसम में कम हो जाती है। सर्दी के मौसम में जरूरी हो जाता है कि पशुपालक अपने पशुधन की बेहतर देखभाल करे। सर्दियों में पशुओं के लिए जूट के बोरे जैसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे। पशुपालक ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव कर सकते हैं। दिन में जहां तक संभव हो खुले में पशुओं को धूप में ही बांधे, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। पशुओं के गोबर और मूत्र निकास की भी उचित व्यवस्था रखें, जिससे उन्हें सूखी और साफ सुथरी जगह मिले। छोटे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम टाट की पल्ली उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही पशु के बैठने के स्थान पर पराली बिछा दे, जिससे वो सीधे फर्श के संपर्क में ना आए। पशु को पीने के लिए ताज़ा और गुनगुना पानी दे। पशु के आहार में दलिया और गुड़ शामिल करें। पशु को करीब 50 से 60 ग्राम तक नमक जरूर खिलाएं, जिससे उनमें खनिज पदार्थ की कमी नहीं होगी और दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श ले। इसके अलावा पशुधन की हानि से बचने के लिए पशुपालकों को चाहिए कि समय समय पर पशुओं का विभिन्न बीमारियों के लिए टीकाकरण किया जाए। दुधारू पशुओं में खास तौर पर खुरपका, गलघोटू, लंगड़ा बुखार, ब्रोसेलोसिस, रेबिस, एंथ्रेक्स रोग होने की आशंका रहती है। खुरपका की पहली खुराक पशु के 4 माह का होने पर, गलघोटू की 6 माह या अधिक पर, लंगड़ा बुखार के लिए 6 माह या अधिक पर, थाइलेरियोसिस के लिए 3 माह या अधिक पर लगवाना चाहिए, क्योंकि समय रहते बचाव में ही सुरक्षा है। साथ ही रोकथाम के लिए रोगों के लक्षणों को पहचान कर समय पर जरूरी कदम उठाने चाहिए। संक्रमण की शुरुआती अवस्था में उपचार कराना ज्यादा प्रभावी होता है। भैंस पालन को व्यावसायिक रूप देने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी सहायता प्रदान करती है। दुग्ध उत्पादन को तेजी से बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के माध्यम से सब्सिडी प्रदान की जाती है। इनका लाभ लेकर और जरूरी बातों का ध्यान रखकर पशुपालक बेहतर लाभ कमा सकते हैं। तो भी आपने जाना हमारा पशुधन में कि सर्दियों में कैसे करें भैंस पालन। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इस माह के पशुपालक कैलेंडर की। पशुओं को ठंड से बचाने के लिए जूट की चादरों या कंबल से शरीर को ढकने का इंतजाम करें। पशुओं को दिन में धूप में रखें और रात में भी गर्म जगह पर रखने की व्यवस्था करें। कुक्कुट को ठंड से बचाने के लिए हीटर का उपयोग करें। पशु आवास और मुर्गी फार्म की सफाई नियमित रूप से करें और मुर्गियों के बेडिंग को धूप दिखाएं। इस माह में ब्याने वाले पशुओं का विशेष ध्यान रखें। उनका शरीर गर्म रखने की व्यवस्था करें। साथ ही उचित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन से भरपूर आहार दें। नवजात गाय, भैंस या पेड़ बकरियों को अंतःपरजीवी नाशक दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह से नियमित रूप से दें। उन्हें ठंड से बचाएं, साथ ही विटामिन की उचित मात्रा दें। दुधारू पशुओं को थनैला रोग से बचाने के लिए पूरा दूध मुट्ठी बांधकर निकालें।
बरसीम और जई की सिंचाई क्रमशः 12 से 14 व 18 से 20 दिनों के अंतराल पर करें। पशुपालक अपनी भेड़ और बकरी में पीपीआर का टीकाकरण करवाएं। तो अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाएगा, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। देखते रहें गांव किसान, छोटा सा ब्रेक। सुरभि की इतनी तारीफ हो रही थी कि पूछो मत। कौन सुरभि? ये कॉलेज लेवल का स्टेट डांस शो है, कोई बच्चों का खेल नहीं। इंटर कॉलेज स्टेट चैंपियनशिप हो रहा है डांस का, और उसमें हर तरह के डांस होंगे। ये शो अगर कोई जीतेगा तो वो प्रिया और रणदीप। ये कंपटीशन तो मैं हर हाल में जीत कर ही रहूंगी, और आप देखिएगा हमारे क्षत्रिय नृत्य को अब बहुत जल्द पूरी दुनिया जानेगी। विविधताओं का देश भारत, जहां है नई सोच और परंपराओं की बुनियाद। इनसे बन रही है नई पहचान। देखिए कार्यक्रम ये है मेरा इंडिया, एक यात्रा कामयाबी की। शनिवार और रविवार सुबह 9:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान। आइए बात करते हैं कामयाब किसान की। आज के समय में हमारे किसान प्रकृति की ओर एक बार फिर से तालमेल बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। यही वजह है कि अब वो प्राकृतिक खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्राकृतिक खेती में रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता है, जो कि पर्यावरण के भी अनुकूल है और साथ ही हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा विकल्प है। तो किस तरीके से विक्रम संधू ने प्राकृतिक खेती को अपनाया और साथ ही साथ उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई है, आइए जानते हैं। खेती में ज्यादा मुनाफे की चाह ने रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल को बढ़ाया है, लेकिन साथ ही बढ़ी कई बीमारियां। इन हालातों से सबक लेते हुए हरियाणा के खांडाखेड़ी गांव के किसान विक्रम संधू ने प्राकृतिक खेती की तरफ रुख किया। विक्रम ने न सिर्फ प्राकृतिक खेती की, बल्कि कई किसानों को अपने इस लक्ष्य से जोड़ा। उन्होंने इसके लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोल रखा है, जिसमें किसानों को प्रशिक्षित किया जाता है। साथ ही मुनाफे को किस तरह से बढ़ाया जाए, इस पर भी कई अहम कार्य किए जाते हैं। पुलिस विभाग में कार्यरत विक्रम संधू अपने वेतन का करीब 75% खेती में खर्च करते हैं। खेती करने का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं, बल्कि किसानों में प्राकृतिक खेती के लिए जागरूकता लाना है। विक्रम के गांव खांडाखेड़ी में कई साल पहले कुछ लोग कैंसर की बीमारी से ग्रसित हो गए, जिसने उन्हें अंदर से आहत कर दिया। जब संधू को जानकारी मिली कि कैंसर की बीमारी के पीछे रासायनिक खाद है, तब उन्होंने रसायन मुक्त जैविक खेती करने का प्रण लिया। साथ ही लोगों को रासायनिक खेती के दुष्परिणाम को समझाते हुए प्राकृतिक खेती के महत्व को समझाया। इनके इस अभियान में 3 किसान भी शामिल हो गए। विक्रम संधू के सहयोगियों ने मिलकर करीब 12 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और इस तरह बाकी किसानों के सामने उदाहरण पेश किया कि किस तरह बिना रसायन के सिर्फ गोबर की खाद और गौमूत्र के इस्तेमाल से बेहतर पैदावार ली जा सकती है। धीरे धीरे उनके इस कारवां में 2000 से अधिक किसान जुड़ गए हैं। साथ ही करीब 12,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती की जाती है। जहर मुक्त खेती के लिए विक्रम संधू ने किसान प्रशिक्षण केंद्र बनाया। ज्यादा से ज्यादा जानकारी लोगों तक पहुंचे, इसके लिए उन्होंने व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया है। धीरे धीरे इस सफर में करीब 30,000 से ज्यादा किसान जुड़ गए, जिनके सहयोग से करीब 15,000 एकड़ में प्राकृतिक खेती की जा रही है। इसके अलावा किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा मिले, इसके लिए विक्रम संधू ने मल्टी लेयर फार्मिंग के बारे में जानकारी देनी शुरू की। कम जगह में ज्यादा उत्पादन लेने के लिए किसान प्राकृतिक खेती के साथ साथ मल्टी लेयर फार्मिंग को भी अपना रहे हैं। इस तकनीक में 1 एकड़ में कई तरह की फसलें लगाकर कई गुना मुनाफा कमाया जा सकता है। समाज है तो आप हो, आपसे समाज नहीं है, समाज से आप हो। तो वो भावना बचपन से भरी हुई थी, अभी तक काम कर रही है। हमने बचपन से पेड़ पौधे लगाए। मेरे को अच्छी तरह याद है 2.5 लाख से ज्यादा पेड़ पौधे मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर लगाए
और लगाए ही नहीं बल्कि उनकी परवरिश भी अच्छी तरह की। सन 2012 मेरी नौकरी को लगभग 5 साल हो चुके थे। उस टाइम मेरे गांव में लगातार एक ही महीने के अंदर 5-6 कैंसर से मौतें होगी। तो दिमाग में कुछ आया, भाई ये गांव का माहौल है जहां दूर दूर तक बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, वहां एक ही महीने में 30 दिन के अंदर 5 मौतें, वो भी कैंसर जैसी भयानक बीमारी से। तो उस बात को अंदर से झकझोर दिया। रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग करके किसानों ने खेती को घाटे का सौदा तो बना ही लिया, उसके साथ साथ समाज में अंधाधुंध बीमारियों का भी जन्म हो चुका था। तो उसी दिन मैंने फैसला ले लिया था, भाई मैं मेरी जिंदगी में अपनी नौकरी के साथ साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ साथ जो भी मेरे से बन सकेगा मैं किसान साथियों के लिए करूंगा। सन 2012 से डोर टू डोर किसानों के साथ बातचीत करना शुरू किया और अभी तक 30,000 से ज्यादा किसानों से फेस टू फेस मिलकर इस चीज की गहराई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो रासायनिक खाद और दवाइयों से खेती कर रहे हैं किसान, इससे कैसे निजात दिलाई जाए। तो जहर मुक्त खेती अभियान नाम से एक कैंपेन की शुरुआत की सन 2012 में ही। हमने पहले डोर टू डोर जाकर किसानों को जैविक खेती या जहर मुक्त खेती के प्रति समझाने की कोशिश की, खुद भी समझने की कोशिश की। हम यहाँ हर महीने किसानों को ट्रेनिंग उपलब्ध करवाते हैं, जिसमें हरियाणा से नहीं, पूरे भारत से नहीं, बल्कि भारत के बाहर से भी किसान साथी आकर ट्रेनिंग लेते हैं। और ये जो ट्रेनिंग हम करवाते हैं, इसमें आज तक हमने किसी किसान से कुछ भी खाने पीने का, लिटरेचर का, ट्रेनिंग का कोई पैसा नहीं लिया। मेरी तनख्वाह 40,000 रुपए है, जो मैं 8,000 रुपए तो अपने परिवार को दे देता हूँ और 32,000 रुपए मैं इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के ऊपर पिछले 8 साल से खर्च कर रहा हूँ। आप कम से कम 1 कनाल में, 2 कनाल में अपने परिवार के लिए तो जहर मुक्त अनाज पैदा कीजिए और अपने परिवार को बीमारियों से दूर रखिए। अगर उस 1 कनाल में, 2 कनाल में आपको ज्यादा परेशानी ना हो तो आप अपने पूरे खेत को ऑर्गेनिक करिए, पूरे खेत को जैविक करिए। तो धीरे धीरे ये कारवां ऐसे ही चलता गया। अभी हमारे साथी 12,000 से ज्यादा ऐसे किसान हैं पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिन्होंने अपने पूरे खेत को, चाहे वो उनका 2 एकड़ का खेत हो, चाहे वो 10 एकड़ का खेत हो, चाहे वो 50 एकड़ का खेत हो, उन्होंने अपने पूरे खेत को जैविक कर दिया है। उसके अंदर वो ना ही तो कोई रासायनिक खाद का प्रयोग करते हैं, ना ही किसी रासायनिक दवाई का प्रयोग करते हैं। इरादे नेक हो तो सफलता खुद आपके कदम चूमती है। विक्रम संधू ने प्राकृतिक खेती और मल्टी लेयर फार्मिंग करके एक नई मिसाल कायम की है। उनका ये कदम खेती के क्षेत्र में सराहनीय कदम है। तो ये थे हमारे आज के कामयाब किसान विक्रम संधू। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। आशा करते हैं कि आप भी इनकी कहानी देखकर कुछ न कुछ सीख जरूर लेंगे। चलते चलते आपको बता दें कि अब ये हमारा कार्यक्रम आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। डीडी किसान के YouTube चैनल से जुड़ने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाए हमारे YouTube चैनल से, जहां पर आप दूरदर्शन किसान पर प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम देख सकते हैं, कहीं भी किसी भी वक्त। दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहे आप दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।